इकाई 10 अन्य गद्य विधाएं। अब इसमें अगला गद्य है अरे यायावर रहेगा याद, ये 14th गद्य है। आगे ने लिखा है अरे यायावर रहेगा याद तथा एक बूंद सहसा उछली उनके महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है। ये क्या है? यात्रा वृत्तांत है, मतलब जो उन्होंने यात्रा की उसके बारे में लिखा है इसके अंदर, ये अपनी यात्रा के बारे में बताया है। और ये संपूर्ण हिंदी यात्रा साहित्य में अद्वितीय स्थान रखते हैं। जो भी यात्रा साहित्य आज तक लिखा गया है उनमें सबसे ऊपर है, इनके समान कोई और नहीं है। एक बूंद सहसा उछली में अगे ने अपनी यूरोपीय यात्रा को सृजनात्मक रूप प्रदान किया, मतलब वो यूरोप गए थे, यूरोप की उन्होंने यात्रा की थी, तो उसका वर्णन उन्होंने किया है एक बूंद सहसा उछली के अंदर। ठीक है, कुल मिलाकर अगे ने अपना यात्रा साहित्य में यात्रा स्थलों की ही भरपूर जानकारी नहीं देते, उनसे जुड़े मानव इतिहास और सांस्कृतिक चरित्र पर भी उनकी आंख बराबर रहती है। पुस्तक की विषय वस्तु इस प्रकार है, पहला है परशुराम से तुरखम, एक टायर की राम कहानी। सेकंड है किरणों की खोज में। थर्ड देवताओं के अंचल में। फोर्थ मौत की घाटी में। फिफ्थ है एलूरा। 6 माजुली। 7 बहता पानी निर्मल। और 8वां है सागर सोवित मेघ मेखलित, ये कन्याकुमारी का वृत्तांत है। अब इसका अरे यायावर होगा याद, इसमें इसका सारांश क्या है? अगय ने अपनी इस यात्रा वृत्तांत में द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर आज़ादी तक के पूरे हिंदुस्तान का भूगोल और कालखंड सामने रखा है। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुई थी 1939 में हुई थी, 1939 में हुई थी, तब से लेकर के आज़ादी तक पूरे हिंदुस्तान की क्या भौगोलिक कंडीशन थी, ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी थी और कालखंड किस प्रकार का था, तो सब कुछ बताया उन्होंने। जहाँ जितने सपने थे उतने ही पीड़ाओं के मंजर भी। लोगों की आंखों में सपने थे और पीड़ा भी थी। पीड़ा मतलब दर्द। द्वितीय विश्व युद्ध में कई लोग मारे गए, बम पड़े कई जगह, लोग अपाहिज हो गए, तो दुख ही दुख था। उसके बाद आज़ादी तक भी इतनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी कि कई लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। और आज़ादी के बाद भी क्या हुआ? बंटवारा हो गया। ठीक है, तो कोई भी सही मंजर था नहीं। आगे अपनी यात्रा में लाहौर, कश्मीर, पंजाब, बंगाल, औरंगाबाद, असम आदि प्रदेशों की प्रकृति और भूमि से गुजरते हुए अपनी कथात्मक शैली और भाषा की ताजगी से सिर्फ सौंदर्य को ही नहीं रचते, बल्कि सदियों से हम जिनके गुलाम रहे उनके इतिहास के पन्नों को भी पलटते हैं। वो एक तो जगहों के सौंदर्य के बारे में बता रहे कि जगह कितनी अच्छी अच्छी हैं सारी, लेकिन वहाँ पर जो लोगों ने हम पर अत्याचार करे वो भी उन्होंने बताया, उन्होंने इतिहास भी बताया, हमारा इतिहास क्या है। पुस्तक में एलूरा, अलीफता, कन्याकुमारी, हिमालय आदि की यात्रा करते हुए मिथकों, प्रतीकों और मूर्तियों की रचना को अपने यथार्थ और यथार्थ के केंद्र में देखा परखा गया है। अब हमें कई जगह के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, तो कई चीज़ें मिथक होती हैं। मिथक मतलब गलत होती हैं, वो रियल में होती नहीं है, लेकिन फिर भी फैली हुई होती है, हमने सुनी होती है कहीं ना कहीं। लेकिन उन्होंने उन चीज़ों को साफ किया कि कहाँ पर क्या चीज़ है और कहाँ पर क्या चीज़ नहीं है। उन्होंने वहाँ जा जाके यात्राएं की और उसके बारे में लोगों को बताया। वहाँ के प्रतीक, उनकी मूर्ति की रचना किस प्रकार की थी, सबका यथार्थ, सबकी सच्चाई उन्होंने बताई। जहाँ लेखक आगे को पुराणों और इतिहास की वह सच्चाई नजर आती है जो युगों तक गाढ़े रंगों के पीछे रही। आगे का ये यात्रा वृत्तांत एक ऐसी घटना है जिसकी क्रिया प्रतिक्रिया में अगर अपना कुछ खो जाता है तो बहुत कुछ मिल भी जाता है। अब इसमें प्रमुख उद्धरण क्या क्या है इसके अंदर? पहला है इसमें भ्रमण या देशाटन केवल दृश्य परिवर्तन या मनोरंजन ना होकर सांस्कृतिक दृष्टि के विकास में भी योग दे, यही उसकी वास्तविक सफलता होती है। मतलब एक इंसान है घूमने गया, वो खाली दृश्य मनोरंजन के बारे में ही बता रहा है, और एक व्यक्ति है जो भी उसी जगह सेम जगह पे घूमने गया, वहाँ पर उसके बारे में बता रहा है, उसकी खूबसूरती के बारे में बता रहा है और उसकी संस्कृति के बारे में भी बता रहा है, तो फायदा है। उसकी संस्कृति के बारे में भी बता रहा है, वहाँ पर क्या क्या हुआ, उसका इतिहास क्या है वो भी बता रहा है, तो फायदा है। खाली उसकी सुंदरता का वर्णन करने से यात्रा सफल नहीं होती है। कहीं यात्रा की है तो उसका पूरा वृत्तांत होना चाहिए। अपनी यात्रा संस्मरणों में मेरा यह प्रयत्न रहा है कि उन यात्राओं में मेरी होने की बात उन्हें तात्कालिक अनुभव की प्रामाणिकता और टटकापन देने के लिए सामने आए। मतलब जो उन्होंने वहाँ एक्सपीरियंस किया, जो फील किया, वो जब तक पाठक पढ़ने वाला फील नहीं करेगा तब तक फायदा नहीं है उस वृत्तांत को लिखने का। नहीं तो वे वृत्तांत एक समग्र दृष्टि को उभारने में ही योग दे जिसमें भविष्यत यात्री अपने अपने अनुभव को और समृद्ध बन सके। अपनी यात्रा का वृत्तांत वो बताएंगे तो दूसरे लोग जब यात्रा करेंगे तो उसको और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर उन्होंने लिखा है ऐसी यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे। मतलब ये लोगों को सिर्फ गाइड करने के लिए नहीं, वहाँ पर जाओगे तो कहाँ जा पहले जाना चाहिए, कैसे चाहिए, वो टूरिस्ट गाइड नहीं है, वो उसके लिए लिखे पढ़े नहीं जाते। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है, और वह यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी भीतरी भी। यात्रा का विवरण जितना स्थूल भू विस्तार से संबंध होता है उतना ही सूक्ष्म मानसिक भूगोल से भी, दिमाग पर उसका क्या असर हो रहा है। टूरिस्ट गाइड के सहारे अनेक व्यक्ति एक ही यात्रा कर सकते हैं। यात्रा संस्मरण के सहारे कई प्रत्येक पाई की यात्रा भी उतनी ही विशिष्ट
हो जाती हैं जितनी की लेखक की यात्रा रही। और प्रत्येक के लिए संस्मरण लेखक के मानस में प्रवेश करना आवश्यक होता है। मतलब वो जिस प्रकार से सोच रहा है, जो सोच के उसने लिखा है वही सोच हमारे दिमाग में भी आनी चाहिए उसको पढ़ करके। यही इस तरह की यात्रा संस्मरणों की रोचकता का आधार हो सकता है। अब है पार्श्व गिरी का नम्र चीड़ों में डगर चढ़ती उमंगों सी, बिछी पैरों में नदी ज्यों दर्द की रेखा, विहग शिशुमोन नीड़ों में। मैंने आंख भर देखा, दिया मन को दिलासा, पुनः आऊंगा, भले ही बरस दिन अनगिन युगों के बाद। क्षितिज ने पलक सी खोली, तमक कर दामिनी बोली, अरे यायावर रहेगा याद। लिखिए, लाइनें लिखी हैं। पार्श्वगिरी का नम्र चीड़ों में डगर चढ़ती उमंगों सी। मतलब पार्श्वगिरी मतलब पत्थर जो स्थिर रहता है वो पार्श्व होता है, ठीक है, जिसमें कोई हलचल नहीं होती। गिरी मतलब पहाड़ होता है, वहाँ चीड़ के लंबे लंबे पेड़ होते हैं, उसका वर्णन किया। और वहाँ ऊपर चढ़ती हुई जो राहें हैं, पेड़ों पर चढ़ती हुई राहें। पीछी पैरों में नदी जो दर्द की रेखा, और पैरों में क्या है, नदी बह रही है, जैसे कोई दर्द की रेखा बह रही हो। विहग शिशु मौन चीड़ों में, विहग शिशु मतलब पक्षियों, विहग होते पक्षी, पक्षियों के बच्चे चुपचाप चीड़ के वृक्षों में बैठे हुए हैं। मैंने आंख भर देखा, दिया मन को दिलासा, पुनः आऊंगा। मैंने जब इतना सुंदर दृश्य देखा तो अपने दिल को यह समझाया कि मुझे दोबारा यहाँ आना है, भले ही बरस दिन अनगिन युगों के बाद, चाहे एक बरस के बाद या कई दिनों के बाद या कई युगों के बाद आना हो, लेकिन मैं आऊंगा। क्षितिज ने पलक सी खोली, तमक कर दामिनी बोली। अब वह क्षितिज क्या होता बताया था। क्षितिज का मतलब होता है जहाँ पर धरती और आसमान एक दूसरे को मिलते हुए नजर आते, दैट इज क्षितिज, वो क्षितिज होता है। तो ऐसा लगता है कि वो दामिनी क्या बोल रही है, अरे यायावर। दामिनी मतलब बिजली, जो बिजली चमकती है वो कहती है ये यायावर, मतलब ये रास्ता मेरे को, ये यात्रा मुझे याद रहेगी। इन लाइनों का मतलब था, स्वयं सुंदर ना होकर भी मैं संसार के अखिल सौंदर्य की नींव हूँ, क्योंकि मैं संस्कृति की नींव हूँ। संस्कृति और सभ्यता के विकास में अग्नि के अवतरण के बाद जो दूसरी पीढ़ी मानव प्राणी चढ़ा वह मैं हूँ, मतलब अपने मनुष्य। अग्नि के बाद दूसरा आया तो कौन, मनुष्य। या यूं कह लीजिए कि देवताओं के समुद्र मंथन से जैसे सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि अग्नि की हुई, जब उन्होंने समुद्र मंथन किया था तो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, वहां से जो अग्नि निकली थी, उसी प्रकार मानव मन रूपी महासागर के मंथन से जो श्रेष्ठ नवनीत प्राप्त हुआ। नवनीत क्या होता है, जो छाछ के ऊपर मक्खन जमा होता है उसको नवनीत कहते हैं। नवनीत प्राप्त हुआ वह है चक्राकार की उद्भावना। चल चल देता है लाद लाद कर बार बार बंजारा, सब ठाट धरा रह जाता है धनबस दूर क्षितिज का तारा। मतलब ये बंजारे, इंसान को बंजारे के रूप में, तो बंजारे कौन होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, सामान इकट्ठा करते हैं, घूमते रहते हैं और एक दिन चले जाते हैं और उनके पास कुछ नहीं रह जाता। उसी प्रकार मनुष्य भी क्या है, सब कुछ इकट्ठा करता जा रहा है और एक दिन क्षितिज से दूर चला जाएगा, संसार से दूर चला जाएगा, उसके पास कुछ नहीं रहेगा, खाली हाथ ही जाना है उसने। तो इसको मैं ये बताया कि सब ठाठ जो है वो यहीं धरा रह जाना है। मैं क्यों चाहूं कि मेरी अस्थियां भी मेरे पुरखों की अस्थियों के साथ साथ एक सुरक्षित समाधि स्तूप में दबी रहें, जहां भी कोई चला जाए वहीं कोई हरी भरी पहाड़ी मिल जाएगी। किंतु इस ट्रक में सात रात की दौड़ कैसे हो, यायावर को चिंता नहीं। यायावर मतलब यात्री जो है, वह गाड़ी स्वयं चलाता है। शुक्ल पक्ष की रातें हैं, शुक्ल पक्ष मतलब पूर्णिमा। उसके शरीर में शायद विटामिन कैरोटीन यूं भी यथेष्ट हैं, क्योंकि बत्ती जलाए बिना गाड़ी दौड़ाने में उनकी आंखों में कोई कष्ट नहीं होता। मतलब उनकी आंखें इतनी तेज है कि लाइट के बिना भी उनकी आंखों में तकलीफ नहीं हो रही, सब देख पा रहे हैं। बल्कि यह स्निग्ध अंधेरा तो विचार का सहायक है और चांदनी में पूरा प्रदेश दिखता है। जब चांद पूरा होता है उस टाइम पे रात में अगर निकलो तो सारा रास्ता साफ नजर आता है, बिल्कुल दूध की तरह धुला हुआ नजर आता है। जबकि बत्ती जलाने से केवल सड़क दीप्त होती है और परिपार्श्व का काली बुझ जाती है। और जब लाइट जलाते हैं तो क्या होता है, सिर्फ हमें सड़क दिखाई दे रही होती है, लेकिन ऊपर चांदनी है तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो इसमें बताया उन्होंने प्रकृति की रोशनी और गाड़ी की रोशनी में कितना फर्क है। सभ्य मुमुक्षुओं के पाप का बोझा इस प्रतीक के द्वारा ढोने का अधिकार सदा मैं असभ्य अपत्ति का वासी मिश्मियों में कर रहा है। विकसित नागरिक सभ्यता के पापों का बोझ अविकसित वन्य जातियों द्वारा ढोया जाता है। मतलब विकसित नागरिक सभ्यता, उनके पापों का बोझ कौन उठाता है, अविकसित वन्य जाति। मतलब जो शिक्षित है वो क्या करेंगे, पेड़ काटेंगे, फर्नीचर बनाएंगे, ठीक है, बिल्डिंगें बनाएंगे, उसको भोगना किसे पड़ेगा, उनके पाप को भोगना कौन पड़ेगा, जो जंगल में रहते हैं, उनका जीवन बेकार हो जाता है। इस सत्य की यह रीति स्वयं कितनी अर्थपूर्ण प्रतीक है, इसकी और कदाचित दोनों ही पक्षों का ध्यान कभी नहीं जाता होगा। ना तो उन गरीब लोगों को पता है कि किसकी वजह से हो रहा है, ना अमीरों को पता है कि उनकी वजह से क्या हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जीवन की धारा के बीचों बीच रहना कलाकार का धर्म है, किंतु फिर भी उस लोक हृदय के आसपास भी नहीं फटकते जो वास्तव में जीवन का मूल स्रोत है। क्योंकि जीवन का स्रोत घटना का स्रोत नहीं है,
वह चेतना का स्रोत है। घटनाएं तो घटती रहती हैं, जिस मनुष्य के अंदर चेतना आ जाती है, जो समझ जाता है, वही जीवन को सही तरीके से जी सकता है। हमारी कविता बानी नहीं रही, लिखतम हो गई, मतलब बोली हुई नहीं रही, हमने लिख दी। हृदय तक नहीं जाती, वरन एक मस्तिष्क की शिक्षा दीक्षा के संस्कारों की नली से होकर कागज पर ढाली जाती है। मतलब वो लोगों के अंदर संस्कार नहीं जा रही, लेकिन क्या कर रही है, वो उनको पढ़ करके लोग सीख रहे हैं, जहां से दूसरा मस्तिष्क अपने संस्कारों की नली से उसे फिर खींच। बंगला में स श श सबका जैसा श उच्चारण होता है, मतलब 4-5 तरीके के श होते हैं, उसमें एक ही उच्चारण होता है, श, शलगम वाला श। वैसे असमिया में सब हा हो जाता है, मतलब इस शाह की जगह हा बोलने लगते हैं। इसीलिए शिव सागर की हिव गागर उच्चारित होता है, मतलब वहां पर शिव सागर को क्या बोलते हैं, हिव हागर। सा की जगह क्या बोलते हैं, हा बोलते हैं। आकरण आंखों की बात कवियों में बहुत चलती है। असल में आकरण तो हंसी होती है, जो निगरो हंसता है। बहुत ही स्वच्छ आकाश में जैसे दूज तीज को चांद के उजके बंग के ऊपर कभी कभी झोंसा हुआ पूरा चांद भी दिखता है, वैसे ही हंसते निगरो चेहरे में दांतों की पाती चमकती है। मतलब जैसे अमावस के बाद जब दूज तीज होती है, सेकंड और थर्ड डे आता है अमावस के बाद जो आता है, उसमें चांद हल्का हल्का नजर आता है काली रातों के बीच में, जैसे जो नीग्रो होते हैं बिल्कुल काले होते हैं, उनके हंसते हुए दांत चमक रहे हों, उस प्रकार से इन्होंने बताया है। नई दिल्ली सबकी वह भाभी जो कि गरीब की जोरू नहीं है, जिसकी मुस्कान की अपेक्षा सबको है, लेकिन जिससे ठठोली करने की हिम्मत किसी को नहीं होती। विस्मय है परिवर्तन, तुम्हारी ही विविध विधि पर विश्वास हमारा चिर आश्वास। यायावर पुराविद नहीं होते, मतलब पहले से पता नहीं होता, न पुरातत्व उनके लिए स्वयं एक साध्य होता है। ये केवल दूसरों के संचित अनुभव के फल के रूप में महत्व रखता है। ये महत्व कम नहीं है, और ये कथन पुरातत्व की अवज्ञा तो कतई नहीं करता। पुरातत्व मतलब जो हमारी खोज है, उसकी बात ना मानने की कोशिश नहीं। कोई भी यात्री जाता है, अगर किसी ने बता रखा है कि यहाँ पर ये एहतियात बरतनी है, तो वो बरतता है, उसकी अवज्ञा कभी नहीं करेगा। लेकिन वहाँ जो नए एक्सपीरियंस होते हैं वो बात अलग है। तक्षशिला, नालंदा, सारनाथ, ये नाम यायावर के शरीर में पुलक उत्पन्न करते हैं, किंतु इसलिए नहीं कि ये प्राचीन खंडरों के नाम है, वरन इसलिए कि ये सांस्कृतिक विकास के समष्टि के अनुभव पर आधारित जीवन की 69 परिपाटियों के आविष्कार के कीर्ति स्तंभ है। यहाँ पर कई कई आविष्कार हुए, नालंदा में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनी, ठीक है। अंतोगत वह बात एक ही है, किंतु एक नहीं भी थी। भेद आत्यंतिक वस्तु का नहीं, केवल दृष्टिकोण का है। एक ही चीज है, लेकिन दो व्यक्ति इसको अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं, उन दोनों का दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है। मान लो आकाश में अगर बादल छाए हैं, किसी एक व्यक्ति को कोई और आकृति नजर आ सकती है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को कुछ और आकृति नजर आ सकती है, क्योंकि दोनों को सोचने का तरीका अलग है, दोनों को देखने का तरीका अलग है, ठीक है। तो इस वस्तु से व्यक्ति के संबंध का भेद है, मतलब उस वस्तु से व्यक्ति का क्या संबंध है, वो उसी तरीके से उस चीज को देखेगा। भारत के नगरों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। यूँ तो किसी भी शहर को एक विशेषण से नहीं बांध लिया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक में विविधता है। हर शहर में अलग अलग चीज़ें होती हैं, किंतु उस विविधता की भी अलग लीकें हैं। लीकें मतलब क्या होती है, जो रास्ते में लाइनें पड़ जाती चलते चलते, उसको लीक कहते हैं। पहले तो कच्चे रास्तों में होते, अब तो रास्ते पक्के हो गए हैं, तो अब वो चीज़ें नहीं होती। लेकिन जो गाँव के कच्चे रास्ते हुआ करते थे, जब कोई गाड़ी जाती थी तो उसका जो निशान पड़ता था उसको बोलते थे लीक। तो वही कह रहा है इसमें भी, उनकी अलग अलग लीकें हैं। यथा जोधपुर के रंगों की विविधता उसे विशिष्ट करती है। जोधपुर में अलग अलग तरीके के रंग दिखाई देते। श्रीनगर में गंधों की विविधता, मतलब वहाँ के जो परफ्यूम्स वगैरह हैं, उनकी सुगंध है, उससे वो डिफरेंट होती है। लाहौर में गंदगी की अथवा फैशन की इत्यादि। इसी प्रकार पेशावर की विशेषता उसके बाजारों की सजीवता में थी। यद्यपि उनमें रंगीनी, गंध या गंदगी का फैशन की भी कुछ कमी नहीं थी। जहाँ सब कुछ कटीला है, वहाँ देह भी कंटकित क्यों ना हो आए। यायावर बहुत देर तक सारे दृश्य को देखता रहा, फिर उसकी आंखें तुरखम के गर्वीले श्यामल उभार पर केंद्रित हो आई। यह हमारे देश का मर्यादा पर्वत है। देश की सीमा उसकी मर्यादा है, और सीमा की रक्षा देश की मर्यादा की रक्षा है। चुपचाप खड़े खड़े यायावर के मन में फिर रोरिक के उस चित्र की याद ताज़ा हो गई। इस दृश्य में घर नहीं है, लेकिन उसके आंख भर देखकर हृदय में बसा लो, क्योंकि उसके कारण ही घर जहाँ है वहाँ घर हो सके हैं। वह मर्यादा जो है, यह सोचते हुए उसके भीतर युगों के संस्कार, शताब्दियों की संस्कृति, परंपराओं के तार धीरे धीरे स्वरित उठे। भारत का भारतत्व उसका प्राण तत्व बोलने लगा। भारत नीचे क्षितिज स्पर्शी असीम सागर के वैशिष्ट और ऊपर नभचुंबी हिमालय के अंचल से छादित, जिसकी अपनी सीमाएं छूती हैं। एक खड़ी परासीमा को, एक पड़ी परासीमा को, मतलब एक हिमालय जो खड़ी परासीमा है, और जो नदी है वो एक पड़ी हुई, मतलब जमीन वाली एक सीमा है। जो भारत होकर आलोक की खोज में लवलीन रहा है,
और जिसने कहीं से भी आती हुई प्रज्ञा किरणों को स्वीकार किया है और अपने विमल मानस में धारण करके उसे चमका दिया है, जिसने अनेकता में एकता पाई है क्योंकि वह अपनी एकता में अनेकों को अपना सका है, सह सका है। इसमें इसके लिए संस्कृत में एक लाइन भी लिखी है, प्रिय प्यारा हर्षि देव सोडूम। और जो आगे भी सह सकता है, जो आगे भी अनेकता में एकता को उद्भावित कर सकता है, क्योंकि वह एकता में अनेकता को पनपने दे सकता है। भारत ही एक ऐसा है, जैसे एक उद्यान में अलग अलग आल वालों के अलग अलग पौधे अपने अपने मांचल पर आधारित नाना रूप के तलबों के गुल्म कलाओं के गुल्म बढ़ते फूलते और फलते हैं। मतलब एक बगीचे में अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे होते हैं, अलग अलग तरीके के फूल फल उसमें उगते हैं, फिर भी वो एक बगीचे में रहते हैं, उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। वैसे ही भारत की संस्कृति एक जड़ धातु पिंड नहीं है, फिर चाहे वह धातु स्वर्ण ही क्यों ना हो, वह निधि है। जिस निधि मतलब खजाना है, जिसकी मंजूषाओं में नाना रत्न संग्रहित हुए हैं और होते रहेंगे। वह एक परंपरा है जिसमें मानव का ज्ञान लोकित उद्योग कड़ी से कड़ी जोड़ता रहा है और जिसका सजीव प्रसार काल के विस्तार को कोली भरकर भेंटने की स्पर्धा करता है। मतलब भारत एक ऐसा देश है, यहाँ पर अनेक प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो लोग हों, कुछ भी हो, सबके बारे में। यहाँ इतना ही कहूँ कि राइट हेगर्स के उपन्यास की भविष्यवाणी, डेथ विल कम टू हिम स्विफ्टली ओवर द वाटर्स, सच ना हुई, मृत्यु नहीं आई। मतलब उसने एक भविष्यवाणी की थी, वो सच नहीं हुई। केवल उसकी संभावना की वह उत्तेजना आई जो निरे अस्तित्व में सुफूर्ति उत्पन्न कर सके, उसे जीवन बनाती है। जीवन के भोज्य के षट रसों में जो राम रस है, मतलब भोजन से जो हमें हर प्रकार, षट मतलब 6 प्रकार के जो स्वाद मिलते हैं, वही राम रस है। मतलब अपने जीवन को एंजॉय करना चाहिए, फ्यूचर की चिंता नहीं करनी चाहिए। कोई तुम्हें ये बोल दे कि फ्यूचर में तुम्हारे ये होने वाला है, तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो वही उसने बोला, उसकी भविष्यवाणी सही नहीं हुई, लेकिन उसने जो जीने का तरीका चेंज किया, उससे बहुत कुछ हुआ। शुद्र मानव को कभी कभी देवताओं का समकक्षी होने सो सकने का सौभाग्य प्राप्त है। कभी कभी मनुष्य भी भगवान बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है, लेकिन वे सौभाग्य अधिक देर तक बना नहीं रह सकते। सृजन के क्षण चिरस्थायी नहीं होते। जब किसी चीज़ की सृजन रचना होती है, वो ज़्यादा देर तक नहीं रहती, वे आकर उड़ जाते हैं। संभव है ईश्वर भी अपने रचना क्षेत्र में ऐसे उत्कर्ष के अवसर पाता हो, उसी में सृष्टि करता हो और बाकी में केवल मात्र निर्माण। तभी तो संसार में इतनी ऊंच नीच और असमानता है। मतलब ये सृष्टि भगवान ने बनाई है, लेकिन वो हमेशा एक मन से काम नहीं करता, तो इसीलिए सब में डिफरेंस आ जाता है। जो वस्तु सृजन की गई है, इंस्पिरेशन के क्षण में रची गई है, प्रतिभा प्रसूत है, वही सुंदर और शुभ है, और बाकी तो केवल बनाई हुई चीज़ें हैं जगह भरने के लिए। मतलब 2 चीज़ें बताइए, एक रचना और दूसरा सृजन। सृजन होता है जो पूरे मन से किया जाता है, सब कुछ सोच समझ के किया जाता है, किसी इंस्पिरेशन से किया जाता है, उसको बोलते हैं सृजन। और रचना क्या होता है? काम है, करना है, कर दिया। तो इसीलिए जो सृजन किया जाता है वो अच्छा होता है, बहुत अच्छा, बहुत ऊपर जाता है, वो बहुत ऊपर के लेवल का होता है। बाकी जो रचना की जाती है वो क्या है? केवल जगह भरने की। मृत्यु का सामना करने का मेरे लिए पहला अवसर नहीं था, ना अंतिम। 6 बार अपने को मृत्यु को समर्पित करके फिर जीकर मैंने यही जाना है कि जब आदमी अपना नहीं रहता, अपने को दे डालता है, तब एक मोह जो वह नहीं छोड़ पाता, वह स्थायित्व का, जारी रहने का। दूसरे शब्दों में एक अपने नाम का मोह। मनोवैज्ञानिक जो मूल प्रेरणाओं में से इस स्थायित्व चेष्टा को गिनते हैं, वे उचित ही है, बल्कि वही सबसे मूल प्रेरणा है। उसी पर मानव का अस्तित्व, प्रकृति का अस्तित्व कायम है। डर, प्रेम और भूख भी जब छूट जाते हैं, तब भी मानव की अपने आप को कायम रखने की लालसा बनी रहती है। अपनी जाति को बनाए रखना अपने को बनाए रखने का दूसरा नाम है। इस प्रकार यह स्थायित्व चेष्टा वास्तव में सृजन की चेष्टा है। एक जीवन में पकड़ पाने के लिए यह एक सत्य बहुत काफ़ी है कि जब सब लालसाएं झड़ जाती हैं, मतलब मनुष्य की सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, जब मानव पशुता की भी और फिर मानवता की भी केचुल उतार फेंकता है, तब उसके भीतर जो बना रहता है वह है जो नित्यता चाहता है, जो नष्ट होते हुए भी एक नया सृजन करना चाहता है, जो नश्वर होकर भी ईश्वर है। इससे बढ़कर भी कोई सत्य मौत की इस घाटी में जाना जा सकता है, यह नहीं दिखता। और आप सच मानिए, जीने की कला सबसे पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कला है। जीने का मतलब क्या है? अपने जीवन में परिवर्तन को एक्सेप्ट, जो चेंजेस हो रहे हैं उनको मान लेना। कम से कम आधुनिक काल में, जब मानव जाति का इतना बड़ा अंश या तो प्रवासी है या शरणार्थी। प्रवासी मतलब जो देश छोड़कर दूसरे देशों में जाके बस गए, वो प्रवासी हैं। शरणार्थी जिनको निकाल दिया गया और दूसरे देशों में और यहाँ पर कोई दूसरे लोग देश से आए हुए हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान, एक पेशे से दूसरे में, एक घर से दूसरे घर में इत्यादि, वही जीवन चलायमान होता है। स्थायित्व अगर स्थिर हो गया तो जीवन भी रुक गया।
यात्रा करने के कई तरीके हैं। एक तो यह है कि आप सोच विचार का निश्चय कर ले कि कहाँ जाना है, कब जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, कितना खर्च होगा। आज की डेट में सब यही करते हैं, प्लानिंग करते हैं, पूरा प्लान करते हैं, ठीक है। फिर उसी के अनुसार छुट्टी लीजिए, टिकट करवाइए, सीट या बर्थ बुक कीजिए, होटल डाक बंगले को सूचना देकर रिजर्व कराइए और भावी अतिथियों को खबर दीजिए और तब चल पड़िए। बल्कि तरीका तो यही एक है, क्योंकि यह व्यवस्थित तरीका है और उसमें मज़ा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि टेंशन यही रहेगी, अभी यहाँ जाना, अभी यहाँ जाना, अभी ये करना, अभी वो करना है, क्योंकि सारा तुमने प्लान बना रखा है। तो प्लान करके जो तुम यात्रा करोगे तो उसमें मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। मज़ा बिल्कुल नहीं है। और यह भी नहीं कहा जाता, क्योंकि ये बहुत से लोग ऐसे ही यात्रा करते हैं और उन्हें बड़े उत्साह भरे वापस भी आते हैं। मतलब वो क्या है, वो सिर्फ दिखावा है कि हमने ये पूरा कर लिया, लेकिन तुमने उसको जिया नहीं, उस यात्रा को तुमने नहीं जिया, उसको तुमने इंजॉय नहीं किया पूरी तरीके से। ये तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या है, यह है कि आप इरादा तो कीजिए कहीं जाने का, छुट्टी भी लीजिए, इरादा और पूरी योजना भी चाहे घोषित कर दीजिए, पर एक मौके पर चल दीजिए कहीं और को। जैसे घोषित कर दीजिए कि आप बड़े दिनों की छुट्टियों में मुंबई जा रहे हैं, लोगों को ईर्ष्या से कहने दीजिए कि अमुक मुंबई का सीजन देखने जा रहा है, मगर चुपके से पैक कर लीजिए ज़बरदस्त गर्म कपड़े और जा निकलिए बर्फ़ ढके श्रीनगर में। प्लान तो बनाया मुंबई का, बीच में मन बदला और सीधा श्रीनगर। लेकिन अपनी कुछ बात कहूँ, मैं दूसरे तरीका का कायल हूँ, ये तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन जब निकलता ही हूँ तब एक तीसरा तरीका अख्तियार करता हूँ। तीसरा तरीका क्या है, जैसे कहा तो सबसे यह है कि मुंबई जा रहे हैं, मगर जब स्टेशन गए तो तय करके कि नैनीताल जा रहे हैं और वहाँ से हिमालय की भीतरी प्रदेशों में और इस तरह जा निकले शिलंग। मतलब कहा कुछ, सोचा कुछ और निकल कहीं और गए। उन्होंने कहा फिर भी हम लोगों को बहुत दुख नहीं है, यहाँ हम लोग तटस्थ हैं और वैसा ही रहना चाहते हैं। जीवन के प्रवाह में बह जाना ही होता तो हम इस द्वीप पर क्यों आकर स्थापित होते। युद्ध से घिरे देश में जैसे माजुली का एक अछूता द्वीप है, वैसे ही जीवन के संघर्ष में धैर्य भी एक अछूता द्वीप है। मुझे बचपन से नक्शे देखने का शौक है। आप समझेंगे कि कुछ भूगोल विज्ञान की तरफ प्रवृत्ति होगी, नहीं, वो बात नहीं है। असल बात तो यह है कि नक्शों के सहारे दूर दुनिया के शहर का मजा लिया जा सकता है। यूँ तो वास्तविक जीवन में काफ़ी घूमा भटका हूँ, पर उससे कभी तृप्ति नहीं हुई। हमेशा मन में यही रहा कहीं और चले, कोई नई जगह देखें, और इस लालसा ने अभी भी पीछा नहीं छोड़ा है। नक्शों से यह फ़ायदा होता है कि मन के घोड़े पर सवार होकर कहीं चले जाइए, कोई रोक नहीं, अड़चन नहीं, जब चाहे लौट आइए। जाने की जरूरत नहीं है, दिमाग से ही सोच लीजिए कि मैं वहाँ पहुँच गया। अगर तुम्हें नक्शे का ज्ञान है तुम सोच सकते हो कि मैं वहाँ पहुँच गया। कोई पूछने वाला ही नहीं कि हजरत कहाँ रम रहे हैं, मतलब कहाँ गए हो। नक्शे में जब मैं अब भी देखता हूँ, वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ, चलकर करता हूँ, उससे ज़्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। कल्पना तो फैंटेसी में ही कर लेता हूँ। लोग कहते हैं कि मैंने अपने जीवन का कुछ नहीं बनाया, पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और किसी से ईर्ष्या नहीं करता। आप भी अगर इतने खुश हो तो ठीक, तो शायद आप पहले से मेरा नुस्खा जानते हो। नहीं तो मेरी आपको सलाह है, जनाब अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और ज़रा चलते फिरते नजर आइए। यह आपका अपमान नहीं है, एक जीवन दर्शन का निचोड़ है। रमता राम इसीलिए कहते हैं कि जो रमता नहीं वह राम नहीं। टिकना तो मौत है, जहाँ स्थिर हो गए वहाँ तुम्हारी ज़िंदगी खत्म हो गई, बस तुम जी रहे हो और काम कर रहे हो। मैं जानता हूँ औचित्य विचार से क्रम उल्टा होना चाहिए, संस्कृति परंपरा से उठते हुए आस्था तक जाना चाहिए, पर उतरते हुए आने का कारण भी स्पष्ट है। आस्था तक बढ़कर जो प्रत्यभिज्ञा होती है, उससे हम यही पहचान खोते हैं, उससे हम अपनी पहचान खो देते हैं। वह जब होती है जब शब्द भी व्यर्थ हो जाते हैं। उतरते क्रम में संस्कृति की पहचान में अपनी अस्मिता की पहचान होती है कि हम थे क्या। आस्था या तो होती है या नहीं होती, पर अस्मिता का बोध कराया जा सकता है कि लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन कराया जा सकता है। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन तो कराना बहुत ज़रूरी है और कराया भी जा सकता है। आज उसकी भी कम आवश्यकता नहीं है, ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। हाँ, यहाँ मैं यात्रा खड़ा होकर निहारता हूँ। जब उसकी यात्रा का अंत हो गया तो यहाँ खड़ा होकर देखता हूँ कि यात्रा कहाँ से आरंभ होती है, और गुरल कांकड़ की तरह पैर साधता हुआ फिर चल पड़ता हूँ, क्योंकि डगर जहाँ चुकती है यात्रा वहाँ आरंभ हो जाती है।